जब हम किसी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा अर्थात बेवकूफ़। और ऐसा किस लिए कहते हैं? इसलिए कि उसके अंदर सहनशीलता है, सहिष्णुता है। वह एक जैसी विषाद की स्थिति में अपना चेहरा बनाए रखता है। तो बड़े बड़े संतों, महात्माओं और ऋषि मुनियों से उसकी तुलना की जा सकती है। वह लाभ, हानि, नफा, नुकसान, सुख, दुख हर परिस्थिति में एक ही जैसा रहता है। और यह स्थिति तो बड़े बड़े साधकों की होती है, जो जीवन भर साधना करके ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बेवकूफ़ कहते हैं तो उसके सीधेपन की वजह से कहते हैं। प्रेमचंद जी का ऐसा मानना है। गाय को भी सीधा कहा जाता है, लेकिन गाय सिंह भी चलाती है। और ब्याई हुई गाय तो सिंहनी का साक्षात रूप बन जाती है। कुत्ता भी बड़ा गरीब जानवर है, बड़ा बेचारा है, लेकिन वह भी क्रोध करता है। और कुछ कुछ बेवकूफ के ही अर्थ में हम प्रयोग करते हैं एक नाम बैल। जब किसी को बेवकूफ कहते हैं तो बैल कहते हैं। लेकिन गधा बड़ा बेवकूफ और बैल छोटा बेवकूफ। लेकिन यह भी सीधेपन की वजह से। लेकिन बैल सिंह चलाता है, वह अपनी रक्षा करना जानता है। तो प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी, दो बैलों की कथा, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। यही बैल है जो हितोपदेश और पंचतंत्र की तकनीक का सहारा लिए हुए इस कहानी को प्रेमचंद जी ने लिखा है। और यहाँ पर देखेंगे आप भावनात्मक संबंध, भावनाएं जुड़ी हैं किसान और जानवरों की आपस में, मनुष्य और पशु का। किस तरह से ये पशु बहादुरी है इनके अंदर, नैतिकता कितनी भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी ये संघर्ष करते हैं। ये परोपकारी भी हैं और अपनी आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं। चूंकि यह कहानी लिखी गई थी जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, संघर्ष के सारे प्रयास हो रहे थे। उस समय एक संदेश देने के लिए भी यह कहानी लिखी गई थी कि आज़ादी को पाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। और इसी का प्रतिनिधित्व करते हैं ये दो बैल, हीरा और मोती। प्रकारांतर से यह भी संदेश आता है कि नरम दल और गरम दल जिस तरह से अपने विभिन्न अलग अलग मत होते हुए भी कई बार एक साथ जुड़कर कोशिश करते थे, संघीय शक्ति का परिचय देते थे, यह बैल भी उसी तरीके से एक संदेश दे जाते हैं। आइए इस कहानी को शुरू से अंत तक देखते हैं। इसमें छिपे हुए कितने रहस्य हैं, प्रेमचंद की कला और उनके संदेश को एक बार हम देखते हैं। झूरी काची के दो बैल थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ में रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों जब आमने सामने या आसपास बैठते तो एक दूसरे से मौन भाषा में बातें किया करते थे। दोनों एक दूसरे के मन की भी बात जान लेते थे। ऐसी गुप्त शक्ति से तो मनुष्य भी वंचित है। भले ही मनुष्य अपने आप को जीवों में श्रेष्ठता का दावा करता फिरे, दोनों एक दूसरे को सूंघकर या चाटकर अपने प्रेम प्रकट करते थे। एक बार झूरी का साला किसी कारणवश या काम के लिए दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। बैलों ने समझा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। वे अपने मालिक झूरी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मालिक झूरी उनसे बहुत प्रेम करता था, बहुत स्नेह देता था। इसलिए गया को अपने घर तक बैलों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। सांझ के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर आ गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों की तरह लग रहे थे। रात में दोनों ने अपनी रस्सियां तुड़ाई और भाग चले अपने मालिक के घर, अर्थात झूरी के यहाँ भागकर आ गए।
झूरी सब जब सुबह सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को लेकर चला गया। अब कि उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, लेकिन इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव न उठाया। खैर, इस तरह से किसी तरह से वह काम लेना उनसे शुरू किया, लेकिन बड़ी बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया उनके साथ। अब तो यह सिलसिला ही हो गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को एक बालिका आती और उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। 2 रोटी खिलाने से उनका पेट तो नहीं भरता था, लेकिन जैसे दोनों के हृदय को भोजन मिल जाता था। हृदय को भोजन इसलिए मिल जाता था कि उस 2 रोटी में बालिका का प्रेम और स्नेह समाया हुआ था। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों जो है किसी तरीके से दुर्बल नहीं हुए और दोनों की आंखों में जो विद्रोह भरा हुआ था वो सहने की क्षमता आ गई थी। एक दिन जब वह बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, लेकिन मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। किसी तरह से इन रस्सियों को चबाकर तोड़ डाला जाए और फिर अपने असली मालिक के घर पहुंच चला जाए। अचानक घर का दरवाज़ा खुला। वही लड़की आई और उसने उन दोनों की रस्सियों को खोल दिया, उन्हें आज़ाद कर दिया। दोनों वहाँ से इस तरह से भाग खड़े हुए। इसी दौड़ और भाग में वे असली रास्ते का कहीं ज्ञान नहीं रहा उन्हें। वे असली मार्ग को भूल गए कहीं से। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका अब कहीं पता नहीं था। उनके सामने नए नए गांव थे, नए नए खेत थे। वे सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। खैर, दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, दोनों चरने लगे। पहले तो पेट भरकर मटर खाए, इसके बाद आपस में उछल कूद करने लगे। तभी दोनों ने देखा कि उधर से एक मोटा तगड़ा सांड चला आ रहा है। सांड तो सीधे इन दोनों पर हमला करने की फिराक में था। खैर, दोनों ने तो सोच लिया कि इसका सामना हो नहीं सकता है। दोनों ने मिलकर इस सांड के साथ मुकाबला किया। जब शत्रु संगठित थे तब ऐसी आदत उस सांड को नहीं थी। वह गिर पड़ा। जब सांड बेदम होकर गिर पड़ा तो दोनों ने उसे छोड़ दिया। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। मना करता रहा हीरा, लेकिन मोती माना नहीं और यहीं पर दोनों फिर पकड़ लिए गए और इनको कांजी हाउस में डाल दिया गया। यहाँ सारा दिन बीत गया, लेकिन खाने को एक तिनका भी न मिला। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दी और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकाल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का यह उज्जटपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। जब काफ़ी रात बीत गई तो मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर उसकी हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति के साथ धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। वहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे और सबको मोती ने आज़ाद कर दिया।
भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई। मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, उनकी हड्डियां तक निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुबकी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का खरीदार कौन होता, अर्थात अब उनकी नीलामी हो रही थी, उनको बेचा जा रहा था। एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, उसकी मुद्रा बहुत कठोर थी, वह हीरा और मोती दोनों को खरीद लिया। शक्ल और सूरत से वह कसाई लगता था। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, लेकिन भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी करते तो दढ़ियल उन्हें जोर से डंडा मार देता था। अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर तो उन्हें पूरा चलाने के लिए लाया जा रहा था। यही वह कुआं है जहां से वो पानी खींचते थे, पूरा में जोते जाते थे। दोनों हीरा और मोती उन्मत्त हो गए। वे गुलेले करते हुए उसी ओर भाग खड़े हुए जिधर उनका अपने मालिक का अपना घर था, असली घर जहां से वो निकले थे, झूरी का घर। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। तभी वहां पर दढ़ियल भी आ गया। दढ़ियल आकर बैलों की रस्सियां पकड़ लिया। झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। तब तो चिढ़ गया दढ़ियल। उसने कहा, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लेकर चला आ रहा हूँ, नीलामी में मैंने खरीदा है। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की तरह उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दढ़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।